Hello, everybody, and welcome back to Voice for Men India. It's been long that we have done any interview, and we just thought that we'll take a small break and come back with more meaningful videos. Videos which can be informative and perhaps give you a better insight to what is, actually happening with the matrimonial laws in India. So, before I begin, let me introduce to you Mr. Priyesh Bhargav. Hi, Priyesh. Thank you very much for joining us. Hi Anas, thank you for inviting me. So Priyash basically Delhi based hai and he is a volunteer for Men Welfare Trust, which is a men's right NGO in Delhi. And ये basically ये lawyers नहीं है. Let me put that disclaimer in the beginning. These are volunteers. इन्होंने अपने cases खुद लड़े हैं, काफी लोगों को advice किया है, guide किया है और ये अपने जितना भी free time है उसमें जितने लोगों को help कर सके, guide कर सके, उसमें अपना समय बिताते हैं. सो आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं बेसिकली वो है सेक्शन 340 सीआरपीसी. जब भी हम सोच रहे थे कौन सा टॉपिक से शुरू करें, कौन सी टॉपिक लेके आए, तो बहुत लोगों ने बोला आप सबसे पहले यही टॉपिक एड्रेस कीजिए. तो प्रियश, हमें थोड़ा सा इसके बारे में एक ब्रीफली बताइए कि एग्जैक्टली ये 340 सेक्शन क्या है. उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस लेंगे. मैं बोलना चाहूंगा जो 340 है उससे पहले हमें समझना चाहिए परजुरी. परजुरी क्या है कि जो भी हम फ्रॉड या कोई भी कोर्ट के साथ जो कोर्ट प्रोसीडिंग के टाइम पे करते हैं उसको हम परजुरी कहते हैं. और ये सबसे ज्यादा हीनियस क्राइम्स में काउंट होता है. हम अगर यूएस के अंदर देखेंगे या यूरोपियन कंट्रीज में देखेंगे, वहां पर भी ये जो कानून है, ये जो परजुरी है, इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं. इवन अगर आप देखेंगे कि जो हमारे प्रेसिडेंट थे क्लिंटन, उनके जब वो रूलिंग में थे, जब मतलब वो रूल कर रहे थे, उस टाइम पे भी उनके खिलाफ जो है कोर्ट ने प्रोसीडिंग चालू कर दी थी. तो इससे पता लगता है कि वहां का कानून कितना स्ट्रांग था कि उन्होंने उस टाइम पे भी सोचा नहीं और सारी प्रोसीडिंग चालू कर दी. अगर आप हम गूगल पे भी जाएंगे, यूएस की या यूरोप की कोई जजमेंट्स को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें वहां पे इक्का दुक्का मिलेंगी, वो भी 90s की. मतलब रिसेंट की कोई नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि कोई कोर्ट के अंदर खड़े होके झूठे आवेदन दे दे या एप्लीकेशन दे दे या कुछ भी कर सके. झूठ बोल ही नहीं सकता, किसी की हिम्मत ही नहीं होती. अब यही चीज हम अपनी कंट्रीज में लेके आते हैं. ऐसा नहीं, हमारे कहाँ कंट्री के अंदर भी लॉज बने हुए हैं जिसको हम सीआरपीसी 340 के नाम से जानते हैं. और वो बहुत सारी सेक्शंस हैं जिसके अंदर कवर अप होता है. मोस्टली जो रेड अप होता है वो 195 के साथ में होता है. और लगभग 10 सेक्शंस हैं जो 182 से लेके 207 तक सारे कवर होते हैं उसके अंदर. बट हमारे यहाँ पे देश के अंदर जो है इस चीज को लेके ज्यादा सीरियसनेस नहीं है. कानून है बट सीरियसनेस नहीं है. हम लोग जितने भी कानून है उसके अंदर लोग मिसयूज बहुत ज्यादा करते हैं. झूठे एप्लीकेशन देना, पिटीशन फाइल करना, स्टेटमेंट देना, इनकम एफिडेविट देना बहुत ज्यादा नॉर्मल है. और यही एक कारण है कि हमारे देश में जो झूठे का केसेस है उनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो एक्चुअल विक्टिम है उनको कोई जस्टिस नहीं मिल पाता. अभी हम देखेंगे जो केसेस पेंडेंसी है वो नियरली अबाउट 5 करोड़ के आसपास पहुंच गई है. और बट कोर्ट जो है बिल्कुल भी इसके अंदर सीरियसली नहीं लेता है. और जो हमारे यहाँ मैट्रिमोनियल केसेस हैं या 354 के रेप के या छेड़छाड़ के मुकदमे हैं, इनकी संख्या तो बहुत बड़ी है. और जब कोर्ट फाइंड करता है कि भाई इसके अंदर ये झूठा है मुकदमा, तो हार्डली क्या करता है, 500 रुपए का जुर्माना कर देगा महिला के ऊपर, या 1000 रुपए या 2000 रुपए, या ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगा, कोर्ट के अंदर आप 2 घंटे के लिए खड़े हो जाओ. तो ये एक तरीके से इस तरीके की जो इन्होंने तरीके बना रखे हैं सजा देने के, उसके कारण उनको किसी को भी डर नहीं है कि झूठ बोलने से पहले, या कोई भी डरता ही नहीं है इनको मिसयूज करने के लिए. तो ये एक बहुत चिंता का विषय है. और वैसे तो मैं 340 जो 340 सीआरपीसी है, इसे एक रामबाण कहता हूँ, क्योंकि फेक केसेस को ये क्रैक करने का एक बहुत अच्छा कानून है. बस थोड़ा समझदारी चाहिए इसके लिए. और ये स्टेजेस कौन से तरीके से आप कर रहे हो, कौन से राइट स्टेज पे कर रहे हो, कौन से टाइमिंग के साथ कर रहे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है. राइट. मैं एक थोड़ा सा इसको इंग्लिश में रिपीट कर देती हूँ. सो इफेक्टिवली व्हाट वी आर सेइंग इज दैट सेक्शन 340 सीआरपीसी डील्स विद पर्जरी. Now, we always keep looking at laws in the West. They have this law, that law, we should bring that over here, empower women. But we never talk about the perjury laws which exist in the West. Now, what we are saying is the laws over there are so strong that it doesn't matter whatever law you bring.
Any party, before filing in any false case, will think 100 times before doing that. But in India, what happens? Yes, there is a law in place, but the implementation of law is virtually zero. And particularly when it comes to matrimonial cases, the women are given a free hand. A lot of women file false affidavits, give false information, forge documents, and even after these cases are proven to be blatantly false, even after the perjury is being proven in the court, there is really no punishment or implication on the woman. So what Priyash is sharing with us is quite alarming, because he says that it can be maximum like 500 rupees fine, or it can be like, they'll ask the woman to stand in the court for 2 hours and that is it. So there is really no deterrent right now in India for filing false cases, particularly in matrimonial battles. And that is why today the number of cases which are pending across courts in India has nearly reached 5 crore. नाउ प्रियश, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने पूछा है कि ये जो एप्लीकेशन है ऑफ पर्जरी, ये कौन से स्टेज पे फाइल होती है? बिकॉज लेट्स अज्यूम एक मैट्रिमोनियल केस है जहां पे दो सिनेरियोज हो सकते हैं. पहला सिनेरियो है जहां पे हस्बैंड केस फाइल करता है फॉर डिवोर्स और इमिडिएटली वाइफ आके इंटरिम मेंटेनेंस फाइल कर देगी, या तो दूसरा केस हो सकता है कि वाइफ हैज लेफ्ट द होम and she has filed a case for maintenance under section 125 CRPC. दोनों cases में parties will have to submit their affidavits to declare what are the income assets. उसके basis पे फिर court आगे बढ़ेगा. अब जो important question है बहुत लोगों का ये है कि at what stage should we file this application of perjury? Should we file in initial stage, या जो main divorce petition के arguments खत्म होते हैं उसके बाद we should file it? देखिए, पहली बात तो मैं थोड़ा ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारे क्रिमिनल केसेस हैं और जो सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं, इनमें थोड़ा काफी चीजों में फर्क होता है. हम उसको थोड़ा बाद में समझेंगे. साथ में ही जैसे हमारा HMA हो गया, उसके अंदर अपनी डिवोर्स की एप्लीकेशंस हो गई या DV हो गई, ये सब सिविल प्रोसीडिंग्स है. अब आप इसके अंदर अगर 498 को जाएंगे, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है. अब जैसा कि इन चीजों के अंदर मेंटेनेंस को लेके बात आती है, तो मेंटेनेंस के केसेस के अंदर चाहे वो 125 के हो, चाहे DV के अंदर एड इंटरिम हो, चाहे HMA के अंदर हो, उन सब के अंदर बात सिर्फ इतनी सी होती है कि भाई आप मैरिड हो. अगर आप शादीशुदा हो तो वहां पे मेंटेनेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो उसका राइट है और आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको पे करना है. अब उसके अंदर अगर हम ये बाकी चीजों पे लेके चलें कि भाई उसने क्रुएल्टी करी है या नहीं करा है, उसको आप साबित करें, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट मेंटेनेंस. अगर वहां पर ये साबित हो जाता है कि पत्नी ये कहती है अपने इनकम एफिडेविट में या पिटीशंस में या जो भी एप्लीकेशन है उसमें ये सबमिशन दे रही है कि वो कोई भी जॉब नहीं करती है, जॉबलेस है, उसके पास कोई भी अर्निंग नहीं है, कोई सपोर्टिव अमाउंट नहीं है, कहीं से भी इनकम नहीं आ रही है, उन केसेस के अंदर हमारे को थोड़ा वेट करना चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए इन चीजों का कि कौन सी स्टेज आए, तब जाके हमारे को उसमें करना है. सबसे पहले तो हमें पेशेंस चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमें पता लग गया कि अपोजिट पार्टी कहीं पे जॉब कर रही है और हम लोग बड़े एक्साइटेड हो जाए और उससे बताएं भाई अब देख तेरा क्या होने वाला है, मुझे सब पता लग गया, तू काम करती है. ये सब चीजें बिल्कुल नहीं करनी है. पेशेंस रखिए आराम से. और दूसरी बात ये आती है कि हमें थोड़ा सा इसमें, अगर आपको लगता है कि आपका लॉयर इतना ज्यादा ट्रस्टफुल नहीं है, तो हमें थोड़ा बैकफुट पे रहना चाहिए, उसे ज्यादा अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक जगह होती है जहां पे हम गलती कर जाते हैं और वो दूसरी पार्टी को बता देते हैं कि भाई इसको ये सब पता लग गया, और वो चीजें गेम खेल जाते हैं. और तीसरी बात आती है कि हमें ये चीजों में थोड़ा सा इंतजार ये करना चाहिए कि कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में आ जाए कि वो ये काम नहीं करती है. जैसे कि जनरली कोर्ट क्या करती है, 165 की जो एविडेंस एक्ट है उसके अंदर स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स करा लेती है दोनों पार्टी की, जिसमें वो कहती है कि भाई मैं काम नहीं करती हूँ, या दूसरा जो होता है सब लोग अपने अपने सबमिशन दे देते हैं, वो ऑन रिकॉर्ड आ जाता है, या फिर उसने इनकम एफिडेविट दे दिया अपना. तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स में आ जाए. दूसरा, उसके बाद में अगर ये अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है कि हम कोर्ट का कोई ऑर्डर आ जाए, जैसे कि एड इंटरिम ऑर्डर आ गया, आपकी मेंटेनेंस बंद गई, उसके बाद में अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंस है, मतलब मैं स्ट्रेस देके बोलना चाहूंगा कि आपके पास प्रॉपर एविडेंस है कि जिसके अंदर ये प्रूफ हो रहा है कि वो जॉब कर रही है. जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियोस बना लेते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशन कर देते हैं, वो कहीं पे जॉब कर रही है, ओपन शॉप में या कहीं इंस्टीट्यूट में या कहीं पे भी जॉब कर रही है, उसकी वीडियोस बना लेते हैं, वो बेनिफिट करती हैं.
या फिर उसका ईपीएफ का रिकॉर्ड्स में आ जाता है कि भाई वो जॉब कर रही है, वो आप आरटीआई लगा के भी काम कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे लोग 91 की एप्लीकेशन भी लगाते हैं, बट इट इज टेक टाइम, हमें एक अप्रोप्रिएट स्टेज पे ही करना चाहिए। तो बेटर ये रहता है कि आप ऑर्डर हो जाए और ऑर्डर के बाद में आप 340 फाइल करो। इसका रीजन ये भी रहता है कि कोर्ट ये देखती है कि आपके झूठ के, मतलब जो अपोजिट पार्टी है उसने जो झूठ बोला है, या उसने कोई भी चीजों को सप्रेशन किया है, या झूठे एविडेंस दिए हैं, या कुछ भी किया है, उसकी वजह से क्या नुकसान हुआ। मतलब एक तो झूठा ऑर्डर दिया उसने, तो उससे कोर्ट की मर्यादा भंग हुई, और उसकी जो हम कहते हैं कि जस्टिस, फाउंटेन ऑफ जस्टिस का जो है वो पॉल्यूट हो गया। वो एक जनरल एक लैंग्वेज है जो प्रीतीश कुमार की जजमेंट में यूज हुआ था, उसी तरीके की जो चीजें हैं वो हो जाती हैं। तो उसके बाद में तीसरा क्या हुआ, उसने झूठ बोल के आपको नुकसान पहुंचाया क्योंकि उसने ऑर्डर ले लिया। तो ये सब चीजें जब हो जाती हैं तो कोर्ट बहुत सीरियसली इन चीजों को लेता है, और ये चीजों को हम स्टेज के ऊपर ले सकते हैं। बाकी अगर नॉर्मल कोर्सेज के अंदर हमारे केसेस चल रहे हैं जैसे कि एचएमए या डीवी इन सब के अंदर, तो हमें एक एविडेंस की स्टेज के बाद जो एविडेंस ऑन ओथ आ जाता है, वहां पर भी डॉक्यूमेंट्स ओथ पे आ गए, तो आपका वो एक डबल एविडेंस हो गया आपके पास। तब आपको इसके बाद में आपका क्रॉस होता है, क्रॉस के बाद में आप 345 करें तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट स्टेज होती है, वो एक बिल्कुल सही जगह रहती है, क्योंकि बचने के चांसेस कम होते हैं। अगर यही चीजें हम पहले कर देंगे तो वो क्या करेगी, अपनी एविडेंस के स्टेज में आके अपनी स्टेटमेंट्स चेंज कर लेंगे, अपने एविडेंस चेंज कर लेंगे, तो वो मैनिपुलेशन हो सकती है। तो इसलिए बेस्ट है कि आप सारा एविडेंस के बाद में, क्रॉस के बाद में ही करें। Right. So effectively, what we are talking about is that at what stage one should file the perjury case, or under Section 340 CRPC. What Priyash is saying is, even if you have the evidence with you, even if you have certain documentation with you, do not immediately file it. Give it some time. Wait for the other party to file false affidavit. Wait for her to put it on record. Get the statement recorded, or even let the order come out, and after that you present the facts which have been otherwise than what the affidavit says. It would make more sense. If you file it immediately in the initial stages, then there could be a chance that the other side would come and change their statements, and your whatever you're trying to prove, or whatever you're trying to tell the court that she's lying in the court, may not really serve the purpose. Priyesh is also kind of alerting us, saying that be a little careful with your lawyer. Of course, we are not saying doubt your lawyer, or do not trust him, but I think you are the best judge, and you know how much information needs to be shared with him at what stage. And I guess you will be the best judge during the course of your hearings and dates, that you can figure that out. प्रियश, अब मुझे ये बताइए थोड़ा कि जैसे आप बोल रहे हैं कि एविडेंस आप सपोर्टिंग्स दे सकते हैं। अब एविडेंस के तौर पे एग्जैक्टली क्या है जो कोर्ट एक्सेप्ट कर सकता है, और काफी टाइम एविडेंस होते हैं जो कोर्ट बोलता है कि चलो ठीक है, जैसे आप फेसबुक से कोई फोटो ले आए हो या इंस्टाग्राम से कुछ फोटोग्राफ ले आए हो, तो काफी टाइम कोर्ट बोलता है कि दिस इज नॉट वैलिड, ठीक है, वो उनकी सोशल लाइफ है। सो ऐसे कोई पर्टिकुलर एविडेंस है जिसको कोर्ट डेफिनेटली बोलेगा कि हाँ, दिस एक्चुअली प्रूव्स दैट शी हैज लाइड? उस पर थोड़ा हमें बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई एड इंटरिम के ऑर्डर्स ही हो जाते हैं, हम उसको लेके चलते हैं, और उसके बाद में आपके पास प्रूफ आ जाता है कि वो कहीं पर भी जॉब कर रही है, जैसे कि स्कूल्स वगैरह में होता है या कॉलेजेस में जॉब कर रही होती है जनरली, तो उनकी वेबसाइट्स के ऊपर से हमारे को फोटोज मिल जाती हैं कि भाई वो वहाँ पे इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में पढ़ा रही हैं, या फिर कुछ फोटो शूट्स वगैरह हो रहे हैं। तो उसके अंदर से हमने फोटोज ले ली, तो वो आप उसको बिल्कुल 65B के साथ में आप उसको एविडेंस को लगा सकते हैं। उसमें फेसबुक को भी आप अपनी पार्टी बनाए तो वो बेनिफिट करता है। सेकेंडली, जैसे कि कुछ जगहों पे होता है कि ये बहुत स्मार्टली काम करते हैं कि कैश में जॉब कर लेती हैं, तो उनके पास कोई आप कोई अगर जाओ तो ना तो उनके बैंक्स में रिकॉर्ड आता है ना कहीं पे कुछ आता है। तो हम लोग उस चीज में ये सजेस्ट करते हैं कि आप लोग 91 की एप्लीकेशन फाइल करें। अगर वो कहीं पर भी जॉब कर रही है तो उसकी सीडीआर लोकेशंस आती हैं, सीडीआर इन द सेंस कि उसकी कॉल रिकॉर्ड्स आएंगी, उसकी लोकेशन आएंगी, सब कुछ आ जाता है। तो आप जब 91 की एप्लीकेशन लगाते हैं, उनके फोन ऑपरेटर्स को उसमें कॉल अप ले लेते हैं, तो वो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड्स आ जाते हैं,
जहाँ पे वो लोकेशंस आ जाएंगी कि भाई वो कहाँ काम कर जा रही है, वो डेली मॉर्निंग में सवेरे जा रही है, शाम को आ रही है, तो वो इजीली प्रूफ हो जाता है कि भाई वो वहाँ पे काम कर रही है, जॉब कर रही है, एंड शी हाइडिंग अप। दूसरा, ये कई सारी जगहों पे ऐसा होता है कि कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही होती है और उसके बीच में ही वो बता देती है कि हाँ मैं जॉब कर रही हूँ। कई बार जजेस ही पूछ लेते हैं और वो बता देते हैं। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप जरूर कोर्ट की नॉलेज में लाएं और बोले कि भाई आप इसको प्लीज आप ऑर्डर में डालें। तो वो कोर्ट की जो डेली के ऑर्डर्स होते हैं उसमें नोटिंग्स में आ जाता है कि भाई यहाँ पर इसने बोला है कि वो जॉब करती है। या बहुत सारे चीजें, सबसे बढ़िया चीजें तो ये रहती हैं कि स्ट्रिंग ऑपरेशंस होते हैं जिसके अंदर वो वीडियोस बनाई जाती हैं कि वो कहाँ पे काम कर रही है, उस सब की जॉब्स आ जाती हैं। या फिर कई जगहों पे वो बाहर गेट के बाहर से अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, उसकी भी वीडियोस रिकॉर्ड्स हो जाती हैं। वो भी सब काम में आती है। वो सब में 65B का सर्टिफिकेट लगता है। उसमें बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जब भी आप जिस फोन से, डिवाइस से आप बना रहे हो, उसे उसमें आप ओरिजिनल रखिए। ये ना हो कि आपने उसे कट कॉपी पेस्ट कर दिया तो वो एक टेम्पर्ड उसको माना जाता है। तो आप उस चीज को थोड़ा ध्यान रखें। बल्कि उसके लिए काफी एविडेंस है, काफी बड़ा है, बट इन चीजों के लिए हम लोग ध्यान रखते हैं। तो ये चीजें, एविडेंस सारे काम करते हैं। बाकी ऐसा कोई नियम नहीं है कि कुछ चीजें काम करेंगी नहीं करेंगी, क्योंकि ये सारा फैमिली कोर्ट है और बड़ी डिस्क्रीट पावर्स हैं उनके पास। तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि कौन सी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। इट्स ऑल कि सबके केसेस डिफरेंट होते हैं, सबकी स्टेजेस अलग होती हैं, सबके लक अलग होते हैं। तो फैमिली कोर्ट है तो कुछ कहना मुश्किल होता है, बट हाँ, हमारा काम है ट्राई करना। ऐसे हजारों केसेस है जहां पे ये सब स्ट्रेटेजीज काम करी हैं और सबके केसेस क्रैक होते ही होते हैं। राइट प्रियश, बिकॉज आपने मुझे बोला कि ये स्टिंग आप कर सकते हैं या वीडियोस बना सकते हैं। अब इसमें एक इमीडिएट क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि द वुमन कैन टर्न अराउंड एंड शी कैन से कि ये मेरी प्रिवेसी का आप इन्वेजन कर रहे हो, या यू कांट टेक माय वीडियो। तो क्या कोर्ट इसको कुछ और तरीके से देख सकता है कि आप उसकी वीडियो क्यों बना रहे हो पीछे पीछे जाके, या ये एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट हो सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जिसके अंदर ये चीजों को, स्टिंग ऑपरेशन जो भी इस तरीके के होते हैं उनको एक्सेप्ट करा गया था। और सेकेंडली, हम लोग जो भी वीडियोस बना रहे हैं वो पब्लिक प्लेसेस की है। तो पब्लिक प्लेसेस में जो वीडियोस बनती हैं उनको इतना चीजें नहीं लेती है, और हम एविडेंस के तौर पे उसको सबमिट कर रहे हैं, वो भी कोर्ट रिकॉर्ड्स में। हम उनका कोई मिसयूज नहीं कर रहे हैं, ना तो उनको कोई पब्लिकली पब्लिश कर रहे हैं, ना कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ दिक्कत है। और देखिए, ये फाइट जो है ये लड़ना तो पड़ेगा। अब अगर हम नहीं लड़ते तो फिर हमें खामियाजे बहुत ज्यादा भुगतने पड़ते हैं। तो जब हमारी जिंदगी दांव पे लगी हुई है तो फिर हमें डरना नहीं चाहिए, हमें फिर लड़ना ही चाहिए। हमारे पास कुछ और बचता नहीं है। Right. So effectively, what we are saying is that try to create evidences. He's talking about you could also do sting videos because generally the women might say we are not working at all. So in these scenarios, it's very difficult for a man to actually find out how to get that evidence on record. So one is he's saying try to look out if you get information that she's working in a particular organization, particularly let's say in an education institution, then her photograph, her profile, her biodata would be uploaded on that website. In cases where she's not doing that, if she's doing some other kind of job where she's been compensated in cash and not by bank account, then what you could do is perhaps you could kind of follow her pattern, that if she's going to a particular place every day, coming out from there at a particular time every day, these things can put two and two together and help you to create that evidence. As long as it's you're shooting it in public places, that should be okay. Do not edit the videos that you've shot, because that could be considered as tampering of evidence. So these are few things that you could bear in mind. And as he's saying that already it's like either here or there for you, so you might as well put in all the effort to bring whatever evidence that you can in front of the court. Now, Priyash, what I want to ask you is, a lot of people don't understand that whether perjury means कि आपने गलत इंफॉर्मेशन कोर्ट में दी है, जैसे एफिडेविट में आपने गलत चीजें लिखी है, या बहुत बार ऐसे होता है कि आप इंफॉर्मेशन छुपा रहे हो। तो इन दोनों चीजों में क्या फर्क है? क्या ये दोनों चीजें पर्जरी के अंदर आती है? सो लेट मी गिव यू एग्जांपल। लेट्स से मैं वाइफ हूं, मैं मेंटेनेंस के लिए मैंने डाली हुई है, आई एम वर्किंग समवेयर, लेकिन मैंने एफिडेविट में नहीं डाला है, मैंने लिखा नहीं है स्पेसिफिकली कि मैं कहीं काम कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ मैं कहीं काम नहीं कर रही हूँ एंड आई डू नॉट हैव एनी इनकम।
दूसरा सिनेरियो ये है कि मेरे पास कुछ एफडीज वगैरह पड़ी हुई है और जो एफिडेविट में जो इनकम स्टेटमेंट आती है उसमें आपको डिक्लेयर करना था कि ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये मेरी एफडीज है। वहां पे मैंने कुछ गलत बता दिया, या तो मैंने एक ही एफडी बताई है, मेरे पास 5 एफडी है, मैंने वो नहीं बताई है। तो इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है? छुपाना भी पर्जरी है या एक्चुअली जो आप गलत लिखते हो उसी को आप पर्जरी काउंट करोगे? नहीं, बिल्कुल जो सप्रेसिंग ऑफ फैक्ट्स होता है, जैसे कि आप इनकम एफिडेविट में कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने छुपा रहे हो, ये सब पर्जुरी के अंदर ही आता है। और आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए, गलत डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, तो कोई भी गलत सबमिशन दे रहे हो, इवन जो आपकी न्यायवासी रजनीश की जजमेंट है उसके अंदर लास्ट में पैराग्राफ लिखे भी है कि अगर आप कोई भी चीजें छुपाते हो तो वो 340 के अंडर आती हैं। बट इन सब चीजों का बेनिफिट मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ कि ये सब चीजें कोर्ट इनको कंसिडर करेगा जब आपकी ऑर्डर कोई अगेंस्ट हो जाता है। मतलब जो उन्होंने छुपाया उसकी वजह से आपका नुकसान हुआ, कोई कोर्ट की मर्यादा भंग हुई और आपने उसका बेनिफिट उठाकर कोर्ट से कोई गलत ऑर्डर ले लिया। अगर ऐसी चीजें रहती हैं तो ये सब चीजें कंसिडर होती हैं और सब बेनिफिट करती हैं। तो हमारे को इन चीजों का स्टेज पे थोड़ा इंतजार करना चाहिए और राइट स्टेज पे आके बिल्कुल ये सब चीजें कंसिडर करनी चाहिए। इनको अनक्लीन हैंड्स के ऊपर भी कहा जाता है। अगर कोई पिटीशन में इस तरीके से अनक्लीन हैंड के साथ आ रहा है तो उसके पिटीशन को भी खारिज करने की एप्लीकेशंस लग सकती है। वो एक डिफरेंट चीजें हैं, बट है वो सब परजुरी के साथ में ही, क्योंकि जैसी ये एप्लीकेशन लगती है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल यही होता है कि शी अप्रोच द कोर्ट विद द अनक्लीन हैंड और उसकी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करे। उसके बाद बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिसके अंदर ये सब कहा गया। राइट। प्रियश, एक और सवाल है किसी का। उन्होंने पूछा है कि मान लीजिए उन पे एक डीवी केस लगा था, डोमेस्टिक वायलेंस केस लगा था या 498A केस लगा था। अब वो केस में वो एक्विट हो चुके हैं। कोर्ट ने बताया कि वाइफ ने फॉल्स केसेस डाले हुए थे। अब ऑब्वियसली एक्विट डज नॉट मीन कि डिवोर्स हो गया है। वो वाइफ फिर भी जाके शी कैन क्लेम मेंटेनेंस, वो एक अलग प्रोसीजर चलेगा। तो वो ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं अक्विट हो चुका हूं तो उस ऑर्डर को लेके कैन आई फाइल पर्जुरी अगेंस्ट हर इन अ फ्रेश केस ऑफ मेंटेनेंस? देखिए, मैं आपको एक चीज थोड़ा समझाऊं। परजुरी या 340 हम जो भी इसको बोलते हैं, ये हमेशा जिस कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते उसी कोर्ट में फाइल कर सकते हैं जहां पर ये क्राइम हुआ है, जहां पर ये झूठ बोला गया है। अगर आपका डीवी का केस है, वहां पर उसमें ये जजमेंट आया है, आप एक्विटल हुए हो, तो आप उसी कोर्ट के अंदर केस खत्म हो जाने के बाद में आप फाइल कर सकते हो। ये नहीं है कि आप इसे दूसरी कोर्ट में जाके कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है। जिस कोर्ट में क्राइम हुआ है आप वही फाइल कर सकते हैं। ऐसी है। और जो आपके 498 वगैरह है, तो रिस्पेक्टिवली हर कोर्ट जहां पे आपको ये क्राइम हुआ है वहीं पे मैं उनको एक सजेशन जरूर देना चाहूंगा कि आप 340 जरूर फाइल करें, साथ में डेफर्मेशन का केस जरूर फाइल करें, क्योंकि ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और ऐसे केसेस में डेफर्मेशन जरूर डालना चाहिए। आप क्रिमिनल और सिविल दोनों सेक्शंस के अंदर इसको केसेस जरूर फाइल करें। Right. So what Priyash is saying is that if you have been acquitted in a DV case, in a 498A case, you will be, given an opportunity to file a case of perjury, but in the same court where the woman had given false statements, and simultaneously you can also go ahead and file a defamation case because ultimately your reputation has been on stake due to those criminal and civil cases in the past. अब लास्टली बिफोर वी एंड, प्रियश, ये सब चीजें तो हमें पता है, ये सारी बुक नॉलेज भी है, ये सारे जजमेंट्स है, ऑर्डर्स है, लेकिन प्रैक्टिकली, और ये हर कोई आपको बताएगा कि प्रैक्टिकली आप कितने भी एप्लीकेशंस डाल दो 340 के, समवेयर जजेस इनको सीरियसली लेते ही नहीं है। एंड पर्टिकुलरली अगर वाइफ है तो कहीं ना कहीं उसको एक वीकर सेक्स की तरह देखा जाता है। तो इसमें एक ये क्वेश्चन उठता है कि वेदर 340 मैटर भी करता है या किसी को लगता है कि लॉयर तो हमसे बस पैसे लेने के लिए एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन डाल रहा है। तो ये बोल रहे कि वेदर वी शुड इवन प्रोसीड विद 340 या उसके बावजूद भी उसको अगर मेंटेनेंस मिल रही है तो इसमें फिर फायदा क्या है? देखिए, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो एक बहुत ज्यादा ना बड़ी फेमिनिज्म लॉबी का ना हिस्सा है, मैं ये कहना चाहूंगा।
और ये लोग इतनी ज्यादा इन चीजों से इन्फ्लुएंस हैं कि अभी आपको कुछ याद होगा, लास्ट ईयर शायद एक बॉम्बे हाई कोर्ट की जज थी, उन्होंने कुछ वर्डिक्ट जो है एक लड़के के फेवर में दे दी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जो ऊपर से हमारे जो फेमिनिस्ट कॉलेजियम है उनकी सीधे से आवाज आई और उनको बोल दिया कि भाई आपका प्रमोशन नहीं होगा। तो एक लाउड और क्लियर एक मैसेज था पूरे सोसाइटी के लिए, इनकी जजेस के लिए, कि अगर आप पुरुषों के साथ दोगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये जो एक तरीके से इन्होंने ये चीजें करी हैं, उसके कारण क्या हुआ है कि जुडिशरी जजेस जो हैं जानते भी हैं बट कुछ करते ही नहीं है। और हम जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वो लोग एक तरीके से क्या करते हैं कि वो उसकी तरफ उसको बचाने में लग जाते हैं। उनका काम जो रहता है जस्टिस की जगह उसको सेफ गार्ड करने में लग जाता है। तो इसी तरीके से हमने तभी बोला कि भाई आपके पास अगर कोई भी एविडेंस है उनको लेटर स्टेज पे ही सबमिट करो। अब ऐसे 125 सीआरपीसी में हम लेते हैं भाई, उसके बाद हमारा प्रूफ आ गया कि वो जॉब करती है, तो हमारा बहुत लगता है कि भाई मेंटेनेंस बन जाएगी, उसके बाद एग्जीक्यूशन फाइल हो जाएगी, हम बचेंगे कैसे। बट यही एक चीज है, आप अगर पहले सबमिट कर दोगे, जजेस क्या करते हैं वो इनकम एफिडेविट दोबारा रिफ्रेश करवा देते हैं, भाई आप अपना नया रिवाइज इनकम एफिडेविट फाइल कर दो। अब लड़की जो है उसको पता लग गया कि इनको पता है ये जॉब के बारे में, तो वो अपना सबमिशन कर देती है। अब जज क्या करता है, वो इक्वल स्टैंडर्ड्स का लेकर हवाला देकर और फिर दोबारा गेम खेल जाते हैं। और फिर जो आपका जो गोल्डन चांस था परजुरी फाइल करने का, वो तो आपने लूज कर दिया। अब हमारे पास ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां पर सीधे परजुरी फाइल हो जाने के बाद में लड़कियां जो है वो बैकफुट पे आ गई, वो कोर्ट में आना ही बंद कर देती हैं, वो आती ही नहीं है। और आपका डिसमिस बाय डिफॉल्ट, चाहे आपको साल लग जाता हो चाहे 2 साल लग जाता हो, वो डिसमिस बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं। बहुत से केसेस हैं जहां पर ये जो चीजें हैं जज ने क्या किया, कुछ नहीं करा, वो कहेंगे जी हम तो एविडेंस की स्टेज के बाद लेंगे इसको, वो एप्लीकेशन को लटका देते हैं। तो वहां पे हमें डीमोरलाइज नहीं होना चाहिए, हमें हाई कोर्ट पहले तो आप एप्लीकेशन फाइल करो कि भाई देयर आर न्यूमरस ऑफ जजमेंट जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसको 2 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। तो आप उस चीज को एप्लीकेशन वहां पे पुटअप करिए। अगर कोर्ट इसके बाद में भी 2-3 बार 3 बार एप्लीकेशन नहीं लेता है तो आप हाई कोर्ट के अंदर जाके उसके अंदर रिट फाइल कर सकते हो। तो इवन आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसके अंदर हम लोग कर सकते हैं, बट जुडिशरी जो है आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने में लगी रहेगी। और जजेस जो वकील लॉयर्स हैं वो कभी भी इस चीजों को प्रमोट नहीं करते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भाई उनकी डेली की जो प्रोसीडिंग्स है वो रुक जाए, या उनका जो बिजनेस है, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट उनका जो बिजनेस है वो हैम्पर हो जाए। तो वो लोग ये चीजों को कभी एंकरेज नहीं करते। इवन जब मेरे केसेस थे उसके अंदर मुझे सब लोगों ने बोला था ओए क्या कर रहा है, बिल्कुल नहीं लगानी एप्लीकेशन, तो मुझे भी डिस्करेज करा गया था। बट वो बेनिफिट करती हैं। आपको कोई भी डिस्करेज कर रहा है, बिल्कुल आप चिंता ना करो, आपका काम है आप अपने एविडेंस सही देखो, आप सही स्टेज पे लाओ सब कुछ, और इसको केस को फाइल करो। और ये चाहे कुछ भी हो उनके मन में डर डालती है। अपोजिट पार्टी को डर लगता है कि भाई मैंने तो झूठ बोला ही बोला, मैंने पिटीशन गलत फाइल करी है, सारे एविडेंस गलत डाले, और मेरे को अगर कन्विक्शन होगी तो मैं 7 साल के लिए जेल में जाना पड़ेगा। तो ये डर के मारे बहुत सारे केसेस है जो जीरो पे सेटल हो जाते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है। कोर्ट जजमेंट नहीं देता है, बट उनका काम तो हमारा अल्टीमेटली जो ऐसे गलत रिलेशनशिप है, जो ब्रोकन रिलेशनशिप है, उससे एग्जिट करना है, इन केसेस से बाहर आना है, तो उसमें वो हेल्पफुल रहती है बातें। तो ये हमें बिल्कुल करना चाहिए। बल्कि मैंने तो कई केसेस में ये भी देखा है कि आप 340 फाइल करते हो, जजेस आपको प्रेशर करने लगते हैं कि भाई आप जाके एलमनी दो। ये एक गलत बात है। कोर्ट हमारे को प्रेशराइज करने लगती है कि भाई एलमनी दो, आप अपना केस खत्म करो। इवन कैबिन में बुला के पर्सनली मीटिंग करते हैं दोनों कपल की बुलाएंगे, बिठाएंगे, उनको काउंसलिंग करते हैं कि पैसे दो इतने, प्रेशराइज करते हैं। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा समझना है। आप पेशेंस रखो, दुनिया आपको दबा रही है, जजेस दबा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप पेशेंस रखो, आपको विक्ट्री जरूर मिलेगी। थोड़ा टाइम जरूर लगता है, ऐसा नहीं है कि आपने आज फाइल कर दिया और आपको चुटकी बजाई और काम खत्म, ऐसा नहीं है सर, इसमें टाइम लगता है। बी पेशेंट। I think what Priyash is sharing is, it's ground reality what he's sharing with us. So what he's saying is, one is obviously there is so much of media pressure that somewhere there is some kind of fear ki, if we give a judgment which is sounding to be anti-woman, perhaps there'll be so much of pressure on the judges that their promotions would be stopped, or the collegium would not kind of accept them in some other role. So that is one of the reasons. Second reason is
as he is repeatedly saying, wait for the right opportunity to file your application on perjury. If you file it before the order, perhaps there would be a scenario where the judge will just ask both the parties to resubmit a fresh affidavit. So what will happen is, the woman will be given another chance to come back and, kind of rephrase or, resubmit that, okay, maybe as on date, this is what it is. So whatever perjury you have filed is going to be nullified. And lastly, what he's saying is, because perjury is not really taken seriously, once the perjury is filed, the judges also may, kind of push you just for a settlement, do a one-time settlement, pay up alimony. We don't want to get into these criminal hassles with the woman. Or obviously, there could be a positive side to it also, that, once you file that application of perjury, there might be some fear within the woman, and she might kind of agree for a divorce, or might stop pursuing the case, what she's filed, just to harass you. So there are a lot of scenarios to it, but I think the key takeaway is that do not expect miracles to happen overnight. Do not think that, oh, today I have filed, maybe in 1 or 2 years I'll get divorced and I'll be out of it. I think if you are under that impression, then you need to have a reality check. This is India. This is not how your laws work. If you have got trapped into it, either you fight or you just give up, you pay, and you end the matter. So the choice is yours. It will take a long time, but I think Priyash is one example who has fought his own case, and he's now guiding other people how to do it. So I think one needs to be patient and needs to be, persistent enough to continue fighting your cases and also live your life, do your job on the other side. एंड लास्टली प्रियश, एक दो कोई जजमेंट्स या ऑर्डर आप बता सकते हैं जो रिफर हो सकती है स्पेशली इन दीज पर्जरी केसेस? मैं एक बात ना ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर कि हमारे बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो कोर्ट्स में हम लोग डे टू डे देख रहे हैं कि महिलाएं को जजेस क्या कह के बचाती हैं कि भाई ये जो है महिला बेचारी अबला नारी जो है, इसने बिल्कुल भी अपनी पिटीशन नहीं पढ़ी और इसको नहीं पता कि वकील साहब ने इसमें क्या लिख दिया। तो ये सब चीजें अगर होती हैं तो आप जब भी 340 की एप्लीकेशन फाइल करते हो तो उसमें ये एक पैराग्राफ जरूर डालिए कि वो पढ़ी लिखी है एंड वो उसको इंग्लिश हिंदी सब पढ़नी आती है और उसने ये केसेस फाइल कर रखे हैं जिसमें वो अच्छी तरह जानती है कि वो क्या कर रही है, उसे अच्छी तरह मालूम है कि कैसे केसेस फाइट करते हैं और डेली वो डे टू डे जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो रही है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये पैराग्राफ जरूर डालें जिससे कि थोड़ा जो बचने का चांसेस है वो थोड़ा ना हो पाए। तो ये सब चीजें थोड़ा हमें ध्यान रखनी चाहिए। राइट। प्रियश, मैं आपसे वही पूछ रही थी कि अगर एक दो जजमेंट्स के आप नाम बता दे विच कुड बी रिफर्ड फॉर पर्जरी, आई थिंक वो एक हेल्पफुल हो जाएगा। मैं आपको कुछ जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, जितनी भी जजमेंट्स हैं सारी उसी के ऊपर ही मतलब बेसिस होती हैं। जैसे कि एक यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हरीश मिलानी, ये केस है 2018 का, सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट है। सैयद नाजिम हुसैन वर्सेस एडीजे फैमिली कोर्ट 2003, इकबाल सिंह मारवा एंड अदर्स वर्सेस मीनाक्षी मारवा, ये भी एक बहुत अच्छी जजमेंट है। पेरुमल वर्सेस जानकी केस सुप्रीम कोर्ट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीतीश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये भी एक काफी अच्छी जजमेंट है जिसके अंदर पूरा अच्छी तरह बताया भी गया है कि किस तरीके से 340 की प्रोसीडिंग्स को चलना चाहिए। मतलब एक तरीके से गाइडलाइंस हैं अदर लोअर कोर्ट्स के लिए कि उनको कैसे काम करना चाहिए। और ये अभी कुछ जगहों पे क्वेश्चंस भी आते हैं कि नेहा वर्सेस रजनीश या फिर कुछ जजमेंट थी उसमें कहा गया है कि भाई इसको हम एविडेंस की स्टेज के ऊपर लिया जाएगा। तो यही सारी जजमेंट्स हैं जो साफ तौर से ये भी कहती हैं कि 340 शुड बी डिसाइडेड फर्स्ट, पहले डिसाइड करना चाहिए 340 को, क्योंकि एक इन सब चीजों से अलग है। और दूसरी कि ये भी कहती है जजमेंट्स कि इन सबको 2 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, इसमें यह भी कहा गया है कि जब आपकी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हो जाती है उसके बाद में जब केस 340 का चालू होता है उस स्टेज के ऊपर अपोजिट पार्टी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, इनकी 340 की प्रोसीडिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो ये एक काफी सारी चीजें हैं और इसके साथ में ही ऐसी बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो अनक्लीन हैंड्स को लेकर है।
तो जैसे ही आप कोई 340 फाइल करते हैं तो उसके साथ में एक सेपरेट एप्लीकेशन और लगाएं जिसके अंदर अनक्लीन हैंड्स को लेके केस को डिस्पोज ऑफ करने की बात भी करें। और एक और मैं बात ऐड करना चाहूंगा कि इन केसेस के अंदर चाहे आपके ऑनगोइंग केसेस चल रहे हों, आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन पिटीशन फाइल करनी है 340 की। हम लोग क्या करते हैं या लॉयर सजेस्ट करते हैं कि भाई हम उसी ऑनगोइंग केसेस के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर दें। ऐसा ना करें, आप सेपरेट केस फाइल करो, सीआरएन नंबर मिलेगा और उसकी जजेस को भी ना अपनी डे टू डे वर्किंग्स को ना सबमिशन देना पड़ता है कि उसमें क्या हुआ। तो अगर कोई इस तरीके की एप्लीकेशन है तो ऑन रिकॉर्ड डिले चल रही है और आप उसके अंदर कोई भी एक्शन लोगे तो जजेस को उसके अंदर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आप एक सेपरेट केस फाइल करो, ये बहुत अच्छी और बेनिफिट करेगी। Right. So I'll just sum it up. So firstly, whatever cases he has given, I will try to put it in the description of this video with the links, the 3-4 important judgments. So you can refer to those cases. Secondly, what he's saying is do not file your perjury case or application with your same the ongoing petition. File a separate case, because somewhere that would put the accountability on the judiciary also, why it is not disposed of within a particular time. So these are legal technicalities which I think one can only understand as you go through the process. And I would like to mention over here that Save India Family and Men Welfare Trust, from where Priyash is representing, they run a national helpline. You can note down the number. It's 888 498 498. Sorry, 888 I'll just run it on the screen once again for everybody. So if you need more information, you can actually call them. It's a free helpline. You can discuss your cases, and whatever help or whatever guidance they can give, they will give it to you. But do not again expect miracles. Do not say that हमारा तो कुछ हो नहीं रहा, हम तो क्या करें. I think every individual has to stand for himself if you want to come out of this mess. So on that note, I just want to thank you very much, Priyash. And ये थैंक जो यू। सेशंस है, आई थिंक हम ऑनगोइंग करने वाले हैं अब, बिकॉज बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम पता है, अब हमें सॉल्यूशन जाननी है. तो कहीं ना कहीं हमें ये जो अवेयरनेस वीडियोस है ये हम करते रहेंगे. और लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहें. मैं सबसे पहले तो एक बात यही बोलना चाहूंगा कि हमारी वेबसाइट है manwelfare.in। उसकी जजमेंट्स के अंदर हम लोग बहुत सारी जजमेंट्स अपलोड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जो भी हमारे पास अपडेट्स आते हैं। उसमें कई सारी जजमेंट्स हैं जिसके अंदर जो वाइफ है उसको भी सजा हुई है। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो हम लोग अपलोड करते रहते हैं। तो मैं फिर भी रिपीट करना चाहूंगा menwelfare.in, इसमें आप लोग जरूर जाएं और इन जजमेंट्स को आप रीड आउट करें। और हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि आपसे बढ़िया आपका केस कोई नहीं जानता। तो आप अपने केसेस में बहुत ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजें लॉयर्स पे छोड़ दें। वो कभी भी लॉयर्स के पास इतने सारे केसेस होते हैं, वो हर एक के केसेस में इतना ध्यान नहीं दे सकते। तो आपको आपकी खुद ही लड़ाई आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी। पेशेंस रखो, सब कुछ है और सबके केसेस जरूर खत्म होने हैं, सबने विक्ट्री जरूर मिलनी है। थैंक यू। Thank you very much, Priyash. And thank you for all for watching us. And if you want us to discuss more topics on different sections, different aspects of matrimonial matters, or even false rape cases, you can send us your queries. Either you can put it on YouTube or you can email it to us at contact@voiceformenindia.com, and we'll come up with many more such videos in the future. Thank you very much for joining us. थैंक यू एवरीवन।